चलो अब तो हो जाओ बच्चा। आ जाओ। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3, एलपीजी पॉलिसीज। ठीक है, उसमें हमने लिबरलाइजेशन सबसे पहले किया था। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रेगुलेशंस हटाना, रूल्स को हटाना, और क्या करना बच्चे? लाइसेंस को हटाना। ठीक है, जिसके थ्रू हम कह रहे थे कि लेट अदर कंपनीज विच वांट टू एक्सपैंड और सेट अप देयर बिजनेस दे मस्ट बी। ठीक है। उसमें हमने रिफॉर्म शुरू किए थे बच्चे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नंबर 1 वाज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, जिसमें सबसे पहले हमने कहा कि लाइसेंसेस को हटाओ। दूसरा हमने कहा कि पब्लिक सेक्टर को की जो यूनिट्स हैं या जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको सेल कर दो। किसको? प्राइवेट सेक्टर को। फिर हमने कहा कि जो प्रोडक्शन एरियाज थे, हमने बात करी थी, दे वर जस्ट रिजर्व ओनली 2। ठीक है ना? हमने उसको कट डाउन कर दिया 8, जिनमें बिल्कुल भी कोई और एंटर नहीं कर सकता था, ओनली टू 2। कौन से 2 थे? एक तो एटॉमिक एंड सेकेंड रेलवेज। यस। उसके बाद बच्चा हमने एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, हमने कहा कि दोज हु वांटेड टू एक्सपैंड और डाइवर्सिफाई कैन डू सो विदाउट taking any license, but still license for required for these 5 things: liquor, cigarette, defense, industrial explosive and dangerous chemicals, right? उसके बाद फ्रीडम टू इम्पोर्ट गुड्स, कैपिटल गुड्स। तो हमने कहा कि कोई भी मशीनरी उस टाइम पे जो कि कैपिटल गुड था वो हम इंपोर्ट कर सकते थे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। ओके। तो पहला यही था, अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। पब्लिक सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, सिर्फ 2 में छोड़ दिया। डी रिजर्वेशन जो एसएसआई के लिए हमारी रिजर्व की हुई थी सीट्स और बिजनेस, वो हमने कह दिया कि कोई भी खोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंप्रूव कर दी। इन्होंने कहा जिसको जितना इंप्रूव करना है, जिसकी अपनी इन्वेस्टमेंट की हैसियत है, उस हिसाब से वो कर ले। एंड इम्पोर्ट पे कैपिटल गुड्स के जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो भी हटा दिए गए। नाउ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इज व्हाट वी हैव टू स्टार्ट टुडे। सो फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है? बैंक से रिलेटेड, जो या तो लोन देगा या फिर हमारे डिपॉजिट्स लेगा। ठीक है जी। सो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, पहले क्या था? सिर्फ नेशनलाइज्ड बैंक्स थे। तो आपने सुना था डी नेशनलाइजेशन होती है, या प्राइवेट बैंक्स जो एंटर होने लगे। पहले सिर्फ क्या थे बच्चे? नेशनलाइज्ड बैंक थे। दैट मीन्स वो वाले बैंक्स जो कि गवर्नमेंट ही चलाती थी। बट वो वाले बैंक्स बच्चे ना ही कस्टमर केयर प्रोवाइड कर पा रहे थे, ना कस्टमर सर्विसेज दे पा रहे थे, और इनएफिशिएंसी थी उसमें बहुत ज्यादा। तो ये कहा गया कि चलो जी, प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ करना चाहिए बैंक्स खोलने के लिए। ठीक है। नंबर 2, ईज एंड एक्सपेंशन प्रोसेस। अगेन वही बात है कि अगर आप ऑलरेडी, इफ यू वांट टू एक्सपैंड योर बिजनेस, देन ऑब्वियसली देयर वर एवेन्यूज दैट वर अलाउड फॉर योर एक्सपेंशन। पैसा और बोरोविंग्स जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, क्रेडिट बहुत ज्यादा दे रही थी फॉर ग्रोइंग बिजनेसेस। इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बच्चे पहले एफडीआई, जैसे ग्लोबलाइजेशन से पहले इट वाज नॉट अलाउड, लेकिन एफडीआई के बाद आपको धीरे धीरे, अब तो 100% एफडीआई भी अलाउड है बहुत सारे एरियाज में। पहले जो है 10, 20, 30 ऐसे से करके धीरे धीरे जो है हमने एफडीआईज और एफपीआईज अलाउ की थी। चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई क्या था बताओ? पहले था आरबीआई वाज रेगुलेटर, फिर क्या बन गया? फैसिलिटेटर। याद है ना, बैंकिंग चैप्टर हमने किया हुआ है बच्चा। पहले आरबीआई क्या करता था बच्चे? रूल्स बनाता था। फिर उसको रूल्स बनाने की जगह क्या बोला गया कि तुम फैसिलिटेट करो ग्रोथ। क्या करो? फैसिलिटेटर बन जाओ। ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 बच्चे, फाइनेंशियल सेक्टर एरिया में क्या क्या है? बैंक्स एंड एनबीएफसीज। बैंक तो चलो समझते हैं, हर कोई समझता है बैंक। व्हाट आर एनबीएफसीज? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं? ये बताओ सुनिए, आपको बच्चे किसी को नहीं? एनबीएफसीज या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं बच्चे? जो सिर्फ और सिर्फ लोन्स लेंड करती हैं। ठीक है। डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती। अब बैंक में आप जाओ तो बैंक का पहले खाता खुलवाते हो। ठीक है। उसके बाद आपको वो पैसे अगर लोन पे लेने हैं या बचाने हैं, आपकी मर्जी है। हाँ जी। तो बैंक क्या करता है? इट एक्सेप्ट्स लोन्स एंड एडवांस, सॉरी, एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स एंड एडवांस लोन्स। लेकिन जो हमारा, बहुत ज्यादा शोर नहीं हो रहा हमारा? मेरी गाड़ी सही कर, सॉरी। जो एनबीएफसीज होते हैं या एनबीएफआईज होते हैं, ये क्या करते हैं बच्चे? ये लोन्स ही देते हैं और आपसे पैसे नहीं जमा कराते। ठीक है। आप इनके पास खाता नहीं खोल सकते। ये कौन से हैं? बजाज फाइनेंस, प्रिमल फाइनेंस, ऐसे सुने फाइनेंसिस, ऐड आती है इनकी।
जो सिर्फ आपको लोन्स देते हैं, ठीक है। ओके, इनका मेन पर्पस ये है लोन देना और आपसे इंटरेस्ट कमाना और फिर पैसे वापस लेना। ओके, देन बचे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। ये भी हमारी फाइनेंशियल सेक्टर ही है, इसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, रिटर्न्स आते हैं, प्रॉफिट्स इंटरेस्ट कमाते हो। यस। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या हुई? वेयर करेंसीज आर एक्सचेंज फॉर करेंसीज। यस, तो आपकी अगर इंडियन रुपी है, आप किसी और कंट्री के साथ जो है इसके ऊपर स्टॉक्स एंड ऑप्शंस जो हम कहते हैं स्टॉक मार्केट में होता है बेसिकली करेंसी ट्रेडिंग भी, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे? से सपोज आपको यूएसडीज खरीदना है, आपने एक रेट फिक्स कर लिया, से सपोज कि मैं कल जो हूँ कह लो $1 आई विल परचेज फॉर 85, ठीक है, आफ्टर 5 months। So after 5 months, say suppose the dollar rate is rupees 80, then you are 5 in loss, तुम्हें आपको 85 देने पड़ेंगे। अगर अब 90 है then you are 5 in gain, ठीक है। So this is how you can again trade, ठीक है। नंबर 2, बी ऑप्शन क्या है? इन इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, ठीक है। सो आरबीआई जो है उसका रोल चेंज हो गया फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। पहले सिर्फ रूल्स बनाता था, स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट रूल्स थे, रेगुलेट करता था पूरी फाइनेंस मार्केट को, लेकिन उन्होंने कहा कि आरबीआई का काम रेगुलेट करना, गुस्सा करके हर चीज को अपने हाथ पे रखना नहीं, रैदर हर एक को क्रेडिट पहुंचाना, हेल्प करना बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए। हर एक के पास घर हो, इस तरह की फैसिलिटीज निकलती हैं। यस, सो इट्स रोल इज नॉट दैट ऑफ अ रेगुलेटर बट दैट ऑफ अ फैसिलिटेटर। यस, liberalization implied a substantial shift in the role of RBI from a regulator to facilitator. Yes, so these are two same points. Yes or no? Linked. MCQ is asked कि आरबीआई का रोल जो है वो किससे किस में बदल गया, फ्रॉम रेगुलेटर टू क्या बन गया? फैसिलिटेटर। सो एज अ रेगुलेटर आरबीआई, ये क्वेश्चन में बन जाता है कि राइट अ नोट ऑन आरबीआई बीइंग अ रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, ठीक है। सो कह रहे हैं एज अ रेगुलेटर आरबीआई क्या करता था? इंटरेस्ट रेट फिक्स करता था कमर्शियल बैंक्स के लिए, बट एज अ फैसिलिटेटर इट ओनली फैसिलिटेट्स द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस टू लीव इट ऑन द बैंक्स टू डिसाइड द इंटरेस्ट रेट, ठीक है। पहले आरबीआई क्या कहता था? 5% यही रहेगा, 15% यही इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन आज की डेट पे क्या डिफरेंट बैंक्स डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउ कर सकते हैं। यस, तो मार्केट फोर्सेस पे मतलब डिमांड और सप्लाई के ऊपर छोड़ गया कार्तिक कि कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। पीयूष, आपको लास्ट क्लास देखी थी आपने? वो देख लेना बच्चा, ठीक है। Free play of market forces has led to the emergence of private bankers, both domestic as well as international in the banking industry. तो कह रहे हैं आज के टाइम में क्योंकि डिमांड और सप्लाई पे छोड़ दिया सब कुछ, गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है, तो इससे क्या हो रहा है? प्राइवेट डोमेस्टिक बैंक्स भी खुल रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स के एग्जांपल क्या? आईसीआईसीआई, एचडीएफसी वगैरह, ठीक है। और हमारे इंटरनेशनल बैंक्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स। यस, बहुत सारे इंटरनेशनल बैंक्स इंडिया में, आपको एक आधा तो मिल ही जाएगा डेफिनेटली, यूएस का मिल जाएगा, स्विस बैंक अकाउंट्स भी आप खोल सकते हो इंडिया में बैठे बैठे। यस, सो ये क्या है? इंटरनेशनल बैंकिंग फैसिलिटीज भी यहाँ पे लागू हो गई है बिकॉज नाउ आरबीआई इज अ फैसिलिटेटर। Liberalization also allowed FII, that is foreign institutional investors, to invest in Indian financial market. Examples of FIIs is merchant bankers, mutual funds and pension funds. तो बच्चे ऐसे लोग सुनो, बाहर की सिक्योरिटी में मैंने पैसा लगाना है, ठीक है। सो बच्चे बाहर की सिक्योरिटी में क्या मैं उन लोगों को जानती हूँ कि कोई एक मिडिल मैन होगा जो कि मेरे पैसे लगा सकता है? हाँ, हाँ जी। तो वो कौन है? फॉरेन फाइनेंशियल, पैसे मैं उससे लेके लगा रही हूँ, मेरे रुपए नहीं खरीदेंगे मेरे को उनके, अगर यूएस के शेयर्स खरीदने तो डॉलर्स होने चाहिए, लेकिन मैं दूंगी क्या? रुपीस, मैं उनको दूंगी और वो आगे जाके क्या करेंगे? मेरे लिए शेयर्स खरीदेंगे अपनी करेंसी कन्वर्ट करके, राइट। सो एफआईआई कौन सा? एक मिडिल मैन है जो कि मेरा पैसा फॉरेन इक्विटी डेट में लगाते हैं, ठीक है जी, समझ आ रहा है? ये एग्जाम्पल कौन कौन हो सकते हैं मर्चेंट बैंकर्स? वो जो इंटरमीडियरीज हैं बच्चे, मर्चेंट बैंकर्स वही होते हैं जो क्या कर रहे हैं? स्टॉक मार्केट में बैठे हैं और आपको खरीदते बेचते हैं, आपकी सिक्योरिटीज हेल्प करते हैं। म्यूचुअल फंड्स तो सुना होगा सबने,
बाहर की म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यस। पेंशन फंड्स भी ऐसे ही होते हैं, इनमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट। देन consequent upon these changes, the financial sector in India has shown a multi-dimensional growth and is playing a significant role in the growth and development of the economy. तो कह रहे हैं इन सब चेंजेस की वजह से हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, ठीक है जी, और उसकी डेवलपमेंट भी हो रही है। समझ आया? श्योर? कोई तो इसमें बच रहा है। क्लियर बच्चा? अगेन हमने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पे, कि हमारे पास कौन से फाइनेंशियल सेक्टर है, बैंकिंग, एनबीएफसी, ठीक है, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज एंड फॉरेक्स मार्केट्स। देन हमने बात करी कि आरबीआई जो है वो क्या बन गया, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बन गया, और उसके लिए वो पहले जो फिक्स करता था इंटरेस्ट रेट, उसने वो छोड़ दिया और बोल दिया मार्केट डिमांड और सप्लाई को रेट्स फिक्स करने दो, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, डोमेस्टिक प्राइवेट बैंक्स खुलने लगे और बाहर के बैंक्स भी यहाँ पे आने लगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद इसने और क्या करा बच्चा, कंपटीशन होने लग गया, है ना, जिस वजह से सब कुछ क्या होने लग जाता है, बेटर होने लग जाता है, ओके। देन लिबरलाइजेशन की वजह से एक और चीज क्या आ गई, एफआईआई, दैट इज फाइनेंशियल, सॉरी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि हमारे पैसे और सिक्योरिटीज एंड शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये हिमांशु जी। ठीक है बच्चा, जैसे नाम क्या क्या है, मर्चेंट बैंकर्स हैं हमारे पास, पेंशन फंड्स हैं एंड म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है। देन बच्चे कॉन्सिक्वेंट अपॉन दीज चेंजेस हमने क्या देखा, वी सॉ अ लॉट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन आवर बैंकिंग सिस्टम, ओके बच्चा। श्योर, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स आर फाइन, ठीक है। हाँ जी गुरप्रीत जी। नाउ नेक्स्ट, फिस्कल रिफॉर्म्स। नाउ व्हाट इज द फिस्कल, फिस्कल का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था फिस्कल, रिलेटिंग टू गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड बोरोइंग्स, ठीक है। तो फिस्कल क्या है, एक ऐसा वर्ड है, कभी नहीं पढ़ा गुरप्रीत, कहाँ पढ़ा था? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, गवर्नमेंट बजट में पढ़ा था, कुछ पढ़ना शुरू कर दो। So fiscal forms relates to the revenue and expenditure of the gov. ठीक है जी, फिजिकल रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, जो कि ऐसी पॉलिसीज जो कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू और उसकी एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, मतलब कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है गवर्नमेंट को, और कितना एक्स्ट्रा उसने खर्च कर दिया जिसकी वजह से उसको बोरो करना पड़ेगा। ये सारे कहाँ पे आएंगे, फिजिकल पॉलिसीज में आते हैं गवर्नमेंट की, ठीक है जी। समझ आया पहला पॉइंट। दूसरा, tax reforms are principal component of fiscal reforms. The main source of revenue for the government is tax. गवर्नमेंट को असली पैसा, सबसे ज्यादा खूब सारा पैसा कहाँ से आता है, टैक्स से आता है, ठीक है। तो कह रही है इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है ना टैक्सेशन, यस। सो ब्रॉडली हमारे पास दो तरह के टैक्सेस है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आस्क्ड एज अ डिस्टिंक्शन, डिस्टिंग्विश बिटवीन कहते हैं इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। 3 मार्क्स, कभी कभार इट्स इवन आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 to 4 मार्क्स इसकी वेटेज है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस की। हमने करा भी था कैपिटल बजट उसमें, यस और नो बच्चे, जब रेवेन्यू रिसीट्स किया था तब भी बताया था मैंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आर डायरेक्ट टैक्सेस, जिसके ऊपर टैक्स का बर्डन लगा है उसी को पे करना है, ठीक है। इंसिडेंस एंड बर्डन टू पे इज ऑन द सेम पर्सन, इट्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। एग्जाम्पल क्या है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, वेरी गुड, और कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कार टैक्स इज अ कमोडिटी बेटा, ठीक है। वो पहले तो किसी और ने पे किया होगा, एंड में हम पे करना, ठीक है। सो डायरेक्ट टैक्सेस आर दोस टैक्सेस द बर्डन ऑफ व्हिच कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन अनदर, ठीक है। अगर आपकी इनकम है तो फिर बच्चे टैक्स कौन पे करेगा, आप करोगे, मैं नहीं पे करूंगी, राइट। एंड बच्चा, व्हाट आर इनडायरेक्ट टैक्सेस, levied on goods and services, these taxes whose burden can be shifted from one place to one person to another, like whenever a good is produced, say suppose I have a factory of producing, say suppose a पेन प्रोड्यूस करती हूँ, ठीक है। अब वो पेन जब मैं प्रोड्यूस करूँ उसके ऊपर मैं प्रोडक्शन टैक्स पे करूंगी, मैंने देगी। अब वो बच्चे मैं क्या करूंगी, आगे बेचूंगी जब पेन, तो उसमें क्या टैक्स इंक्लूड होगा, यस, लगा के दूंगी ना। तो जो आगे बीच में मिडिल मैन है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, वो खरीदेगा, मुझे टैक्स के पैसे देगा, मेरे रिकवर हो गए टैक्स के पैसे,
गवर्नमेंट को तो बेचने चलेगा ना, ताकि मेरे को रिकवरी होगी। अब वो जो मिडिल मैन है वो क्या करे, दुकानदार को बेच रहा है, दुकानदार को क्या वो टैक्स लगा के देगा, यस, दुकानदार फिर बेचेगा, दुकानदार को टैक्स देगा, ये मुझे बेचो, तो उसका एक्चुअल टैक्स कौन पे करे, नहीं करती, लगा किसने पड़ता, फैक्ट्री वाले को, और पे कौन करे, कंज्यूमर, ठीक है। So indirect taxes whose burden can be shifted. Example GST, custom duty, yes or no? अब excise duty, CST, VAT, mod VAT ये सारे कहाँ चले गए, GST के अंदर, ठीक है जी। Before liberalization, the tax structure in the country has been highly complex and evasive. Evasive क्या होता है, चोरी करना, ठीक है। इवेजन का मतलब क्या होता है, चोरी करना, टैक्स की चोरी को इवेजन नाम दिया जाता है। ओके, तो इवेजिव प्रोसेस हो गई ना। इवेजन क्या है, जो मतलब है ना, आउटकम, मतलब हम कहेंगे इवेजन मतलब चोरी, ठीक है। तो चोरी करने की प्रक्रिया को इवेसिव बोल देंगे, समझ गए, मतलब इट इज अ टर्म विच इज यूज टू डिस्क्राइब इवेजन, राइट। सो फियरिंग अ हेवी टैक्स बर्डन, पीपल वुड ऑफन इवेट टैक्सेस, क्योंकि उस टाइम पे टैक्स बहुत हेवी होता था, तो लोग क्या करते थे, अपनी इनकम को छुपाते थे ताकि टैक्स ना पे करना पड़े। नाउ टैक्स स्ट्रक्चर हैज बीन सिंप्लीफाइड एंड मॉडरेटेड, अब क्या करते हैं, उसको इजी कर दिया, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है और बहुत ज्यादा हाई टैक्स भी नहीं है। दिस हैज रेज द टैक्स कंप्लायंस एंड देयरफॉर टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। तो इससे क्या हो रहा है बच्चे, क्योंकि अगर आपको बहुत ज्यादा टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा, सबको ही थोड़ा थोड़ा टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो क्या हर कोई फिर भी देगा, दिखाएगा इनकम, यस। सो इससे गवर्नमेंट के पास भी टैक्स ज्यादा आ गया ना। अब मैं बहुत ज्यादा एक ही इंसान के ऊपर लगाए जाऊंगी, आप सब डरोगे ना, हर कोई चोरी करेगा टैक्स की। अब मैं थोड़ा कम कर दूंगी तो ये भी देगा, आप सब भी थोड़ा थोड़ा मुझे टैक्स दोगे, समझ गए हो। तो फिजिकल रिफॉर्म्स अगेन क्या है, इट इज अ रिफॉर्म्स विच आर रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। नंबर टू, टैक्स जो है मेजर फिजिकल रिफॉर्म का पार्ट है, क्योंकि वही मेजर रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट के लिए। टैक्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। उसके बाद पहले जो है हमारी लिबरलाइजेशन से पहले टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स स्ट्रक्चर का था बहुत कॉम्प्लेक्स था और इवेजिव था, ठीक है, जिसकी वजह से हर कोई टैक्स नहीं पे कर रहा था। बाद में आज लिबरलाइजेशन के बाद जब रिस्ट्रिक्शंस और प्रोसेस थोड़ी इजी कर दिए, तो इस वजह से क्या हो रहा है, एवरीबडी इज नाउ पेइंग टैक्स, इट्स लेस इवेजिव एंड इट इज मोर बेनिफिशियल टू द गवर्नमेंट। क्लियर, समझ आ गए फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिफॉर्म्स। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। नाउ एक्सटर्नल सेक्टर में क्या हो गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब बाहर के फॉरेक्स चीजें आ गई सारी। So external reforms include foreign exchange reforms and foreign trade policy reforms. ठीक है, foreign exchange and foreign policy reforms क्या क्या, ठीक है, दो तरह के रिफॉर्म्स हैं। So foreign exchange reforms were initiated in 91 with the devaluation of Indian rupee against foreign currency. So it was devalued by 18%. ठीक है, अभी नहीं है, सीए की किताब में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, as long it's not in your book, ठीक है। सो कह रहे हैं लिबरलाइजेशन के बाद क्या है, लिबरलाइजेशन के बाद इंडियन रुपए की वैल्यू को क्या कर दिया गया, डेप्रिसिएट, यस। सो डेप्रिसिएट यहाँ पे डीवैल्यू होगा, सॉरी, डीवैल्यूएशन इज डन बाय द गवर्नमेंट। सो व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ डू यू डीवैल्यू मनी, वो हम फॉरेक्स में पढ़ेंगे। एक बार डीवैल्यूएशन का मतलब है कि रुपए की वैल्यू कम कर दी, रुपए की वैल्यू कम करी, गवर्नमेंट ने करी, जब उसको डीवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, डिवैल्यूएशन का मतलब क्या है, इट इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी अगेंस्ट अदर करेंसीज। से सपोज, पहले समझेंगे, ठीक है, समझने की कोशिश करो। $1 खरीदने के लिए, जब मेरे को $1 खरीदना था, पहले मेरे को 70 रुपीज है, ठीक है, कितना है। अब $1 खरीदने के लिए मुझे 80 रुपीज है, क्या करना पड़ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, मेरे लिए डॉलर महंगा हो रहा है कि सस्ता हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इंडियन रुपए की वैल्यू कम हो रही है कि नहीं हो रही। पहले मैं 70 रुपए में एक चीज खरीदती थी, अब मैं 80 रुपए में वो चीज खरीदती हूँ, तो मेरे महंगाई बढ़ गई है, यस और नो।
मतलब इंडियन रुपए की पास जाओगी, कम होगी, वैल्यू कम होगी। यस, डीवैल्यूएशन इफ इट इज नॉट दैट। जब गवर्नमेंट जांच के कम करती है ना अपने रुपए की वैल्यू, उसको हम डीवैल्यूएशन, ठीक है। अगर मार्केट फोर्सेस की वजह से वैल्यू होगी कंट्री करेंगे तो दैट इज डिफरेंस, ठीक है। अपनी डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट खुद करती है तो उसको डीवैल्यूएशन कहते हैं। So, devaluation implies a fall in the value of Indian rupee as compared to US dollars or British pounds. कोई भी और करेंसी ले लो, ठीक है। Implying that dollar या फिर pound can be exchanged for more rupees than before. समझ गए ना? more कैसे? पहले मैंने कहा कि मेरे को $1 खरीदने के लिए 70 रुपए देने पड़े थे, अब $1 खरीदने के लिए मुझे 80 रुपए देने पड़े। क्या दैट मीन्स मेरे को रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं, देख रहे हैं? That it can be exchanged for more rupees than, समझ गए ना? इट्स नॉट अ गुड थिंग, नॉट अदरवाइज, बट इट इज गुड फॉर अ डेवलपिंग कंट्री। बाद में पढ़ेंगे क्योंकि उससे हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं। देन और इम्प्लाइंग दैट अ यूएस डॉलर और पाउंड कैन बाय मोर गुड्स इन इंडियन मार्केट। अब मैं उल्टा लू, उल्टा। अब से सपोज आप लोग बाहर यूएस में रहते, यूएसए में रहते हो, आपके पास डॉलर्स होते हैं, आप इंडिया में आए बिजनेस, शॉपिंग करने, ठीक है। पहले बच्चे $1 से आप 70 रुपीज की चीज खरीद पा रहे थे, अब $1 से आप 80 रुपए की चीज खरीद पा रहे हो। अब आपकी करेंसी कौन सी है? डॉलर है, तो आपको फायदे में नुकसान है। तो इसका मतलब मैं क्या नहीं कह सकती हूँ कि $1 या पाउंड अब वेट ज्यादा चीजें खरीद पा रहे हैं आप, तो वहां की करेंसी क्या होगी? एप्रिसिएट होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़ गई आपका, एक बारी के लिए इतना ही बहुत है। ओके, this increase the supply of foreign currency in the Indian economy by way of higher exports of domestic goods and services। बच्चा वही बात है, तुम्हारे लिए इंडिया बहुत सस्ती जगह बन गई है, ठीक है, क्योंकि अब $1 पहले 70 की, अब कह लो 80 रुपए की चीज खरीद पा रहे हैं। तो हर चीज तुम्हारे लिए यहाँ पे सस्ती है कि नहीं है? बताओ। तब फ्रेंड के जाते हैं आराम से, इंजॉय करते हैं लाविश लाइफ, बाइक तो मिले यहाँ पे हर चीज बहुत सस्ती है। जैसे अब इंडिया के लोग बाली जाते हैं तो क्योंकि वहां पे चीज कंपैरेटिवली बहुत सस्ती है, ठीक है। सो बच्चा, अब क्या होता है अगर हमारी करेंसी जो है डी वैल्यू करते हैं, ध्यान रखिए, आगे पूरा चैप्टर अगर मेरी करेंसी क्या है? डी वैल्यू, मतलब पहले $1 70 रुपए का सामान खरीद पा रहा था, हम $1 80 रुपए का सामान खरीद पा रहे हैं। इसका मतलब डॉलर क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया, रुपये क्या हो गया? वीक हो गया। यस, तो बच्चे अब क्या हो रहा है देखो, अगर बाहर के लोग यहाँ पे चीजें सस्ते हैं, क्या ज्यादा खरीदेंगे मेरी कंट्री से? सस्ता बढ़िया सामान खरीदते हैं, यहाँ पे खरीदोगे ना, बिल्कुल। तो हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट्स कर, ठीक है। लेकिन अगर मेरी करेंसी महंगी हो जाए तो एक्सपोर्ट्स कम होंगी कि नहीं होंगी? ठीक है, तो मतलब इम्पोर्ट तो करोगे नहीं, एक्सपोर्ट, समझ आया? तो ये लाइन दोबारा से रीड करो। This increase in the supply of foreign currency in the Indian currency by way of higher exports of domestic goods and services, क्योंकि क्या हो गया है? रुपी सस्ता हो गया है बाकी करेंसी के हिसाब से, तो अब आपकी करेंसी ज्यादा सामान खरीद सकती है और एक्सपोर्ट्स मेरी कंट्री के बढ़ जाए, ठीक है जी। श्योर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चे? नहीं आ रहा था, आई कैन टेक इट वेरी स्लो। बताओ, आई कैन स्टिल एक्सप्लेन। पीयूष, कार्तिक, भविष्य, गुरप्रीत को बुक्का आ रहा है? आ ही रहेगा मतलब, तो क्या नहीं आ रहा? थोड़ा बहुत क्या हो गया? ये समझ आया डिवैल्यूएशन वाला? फिर आपको तो आ गया। देन बच्चे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अंडरवेंट अ सब्सटैंशियल चेंज इन द वेक ऑफ लिबरलाइजेशन। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीएज, ठीक है बच्चे, ये जो है इनमें बहुत चेंजेस आए आफ्टर लिबरलाइजेशन, मतलब रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए, ठीक है। आपको ये नहीं कहा गया कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि कैपिटल गुड्स जो अलाउ कर दिए थे, ऐसे ही जो कोटास एंड रिस्ट्रिक्शंस थे, टैक्सेस थे ह्यूज, वो भी हटा दिए गए, ठीक है, कम कर दिए गए रादर। सो टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन कंसिडरेबली मॉडरेटेड। टैरिफ क्या होता है? टैक्स, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स लगता है उसको कम कर दिया,
ठीक है, अगर कम होगा तो फिर ज्यादा ट्रेड होगी ना बच्चे, टैक्स कम होगा, तो यही हुआ उसकी वजह से। सो रादर विड्रॉन फॉर मेनी आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट तो आपको पता है कि इट्स 100% फ्री ऑफ टैक्स, दिस नो टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। पता है कि नहीं पता? इफ यू एक्सपोर्ट गुड्स यू हैव टू पे टैक्स वाइल यू प्रोड्यूसिंग, बट जैसे ही एक्सपोर्ट हो जाएगा यू विल गेट 100% रिफंड। बहुत सारे लोग आजकल स्क्रैच करते हैं इसके। Really? As much. Next, instead of a policy of protection to the domestic industry, now there is a policy of the survival of the fittest. पहले जब जब बच्चे, इससे पहले जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, हमने कहा था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ा था? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हमने कहा कि बाहर के गुड्स जो है हम नहीं मंगवाते, यहीं पे नए गुड्स बनाओ, यहीं पे नए गुड्स बनाओ। कह रहे उसको छोड़ दिया और बोला कि आज का टाइम है, जो अच्छा करेगा वो टिकेगा। ठीक है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो अच्छा देगा जो सस्ता देगा वो टिकेगा। तो इससे कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि हमने बाहर की कंपनीज को बोल दिया ना आ जाओ इन्वेस्ट कर लो। अब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, चलो नहीं इन्वेस्ट कर रहे, अगर इन्वेस्ट नहीं भी कर रहे, वहां के गुड्स क्या हमारी कंट्री में बिकते हैं? बिकते हैं। देखा आपने? बहुत सारे फॉरेन प्रोडक्ट्स आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में देखे, मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हाई। एक साल से फॉरेन प्रोडक्ट फेस के प्रोडक्ट, खाने की किमची वगैरह, ये तो ये नाम की चीज होती है, पैकेजिंग बता उसके बारे में देखो। कभी मॉल में किसी अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर में जाना, वहां पे एक पूरा अलग से उन्होंने सेक्शन ही कोरियन फूड का बनाया है। आजकल कोरियन बहुत ज्यादा चल रहा है सब कुछ, मतलब न्यू मार्केट ट्रेंड चल रहा है। जिससे पहले कोई जर्मन चला था बीच में। सो सुनो, सो बच्चे इससे क्या हो रहा है कि क्या वहां के प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा फैल रहे हैं। ठीक है ना? तो क्या क्या खा गया, अगर आपका अच्छा है सस्ता है तो आप बिकोगे। ओके, नेक्स्ट, market competition has been replaced the has replaced the policy of quotas and tariffs। तो पहले quotas थे कि इससे ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, वो हटा दिया। टैरिफ मतलब टैक्सेस हटा दिए या फिर कम कर दिए, दोनों में से एक चीज कर रहे हैं, कम कर दिया कईयों पे और कईयों पे हटा ही दिया टैक्स। सो उसकी वजह से बहुत सारे गुड्स मार्केट में आ गए। तो एग्जिस्टिंग फर्म्स को क्या कंपटीशन था, सो उसके लिए क्या हमारे को बेटर करने पड़े अपने प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, आओ अब दोबारा से एक बार देख लेते हैं एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। नंबर वन, किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। यस, सो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में सबसे पहले डीवैल्यू किया गया इंडियन करेंसी को अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। ठीक है, डीवैल्यूएशन का मतलब है कि इंडियन रुपए की वैल्यू कम होगी और दूसरी करेंसी जिसके अगेंस्ट क्या उसकी बढ़ गई है, उसकी परचेसिंग पावर बढ़ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब अब एक ब्रिटिश पाउंड या यूएस डॉलर कैन बी एक्सचेंज फॉर मोर रुपीज। ठीक है, सो उनके लिए गुड सस्ता हो गया। सो एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, यस और नो बच्चा? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आई, जिसमें हमने टैक्सेस कम कर दिए, बहुत सारी जगहों पे हटा ही दिए। और मेन पॉलिसी क्या रहेगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सस्ता बनाएगा जो अच्छा बनाएगा वो ही मार्केट में बिकेगा। उसके अलावा मार्केट कंपटीशन ज्यादा हो गया, कोटाज एंड रिस्ट्रिक्शंस टैक्सेस टैरिफ जो है वो हट गए। ओके बच्चे, समझ आ गए रिफॉर्म्स चारों? यस और नो? नहीं? पक्का? देन सेलिंग फीचर्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी आफ्टर लिबरलाइजेशन। ये जो ट्रेड पॉलिसी बात कर रहे हैं ना, ये वाली ट्रेड पॉलिसी कह रहे हैं इसके क्या क्या फीचर्स है। नंबर वन, इम्पोर्ट कोटाज हैव बीन एबॉलिश्ड। पहले बोल दिया था ना कि कोटा है कि सिर्फ जो रिक्वायरमेंट थी, से सपोज 1000 kg ही कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट होगा, बहुत सारी चीजों में वो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए, आप कितने भी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, import licensing except in the case when the goods are not environmentally friendly and hazardous, वो भी हटा देंगे। ये नहीं है अगर आपने इंपोर्ट करना है कुछ तो आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आज के जमाने में बच्चे, अगर आपको से सपोज कोई बाहर का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, बाहर की कंट्री से खरीद रहे हैं डायरेक्ट, आप इंपोर्ट करा सकते हो। हाँ करा सकते हो। क्या उसके लिए लाइसेंस लोगे? सो इवन विदाउट लाइसेंस इट कैन बी, पर अगर वो इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है या फिर कल्चर के अगेंस्ट है, ठीक है, तो वो उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट,
देयर इज मॉडर्नाइजेशन, रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ड्यूटी टू एनहांस कंपेटिटिवनेस, और इम्पोर्ट ड्यूटी भी सस्ती कर दी ताकि बाहर के गुड्स जो है यहाँ पे बिक सके। अगर इम्पोर्ट ड्यूटी कम होगी तो सस्ता आ जाएगा ना यहाँ पे माल, वही वाला, हाँ या नहीं। देन एक्सपोर्ट ड्यूटी भी तो बिल्कुल ही मैंने आपको बता दिया विड्रॉ कर दी, ताकि एक्सपोर्ट्स जितना हो सके उतना ज्यादा लोग एक्सपोर्ट करें बाहर, और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है। ठीक है। Briefly, trade policy after liberalization is to facilitate the integration of Indian markets with the global market to achieve growth through competition rather than protection. कह रहे तो ये वाली जो पॉलिसी का मकसद है हमारा, वो ये है, सुनेंगे, वो ये है कि हमें अपनी मार्केट को प्रोटेक्ट नहीं करना। पहले हम क्या कर रहे थे लास्ट चैप्टर में, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, है ना। तो कह रहे हैं हमारा मकसद प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट नहीं है, रैदर क्या है कि कंपटीशन करो और अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आओ, और क्या करो, फॉरेक्स मतलब इंक्रीज करो। ठीक है। सो देखो दोबारा से रीड करते हैं ब्रीफली। ट्रेड पॉलिसी आफ्टर लिबरलाइजेशन इज टू फैसिलिटेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब इकट्ठे हो रहे हैं हम इंडियन मार्केट के साथ, वी आर बिकमिंग एन ओपन इकोनॉमी, दैट मींस वी आर गोइंग टू हैव ट्रेड रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यूएस से भी दूंगी, बेचूंगी यूके के साथ, चाइना के साथ, यस और नो। कितने सारे हमारे इंपोर्ट्स अभी तक चाइना के साथ होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। रशिया के साथ तो ऑल शुरू से बेस्ट फ्रेंड है इंडिया, शुरू से बहुत सारी चीजें बार्टर सिस्टम में चलती है। मैंने आपको अभी बताया था कि बहुत बड़े टाइम पे जब क्या बोलते हैं उसको, ये जो नकली वाली वॉर चलती है उसका नाम है, ठीक है, जो सिर्फ रात को अटैक्स होते थे, ये वाली जो वॉर थी, इसमें बच्चा आपका प्रोटोटाइप वॉर है दोनों की। तो इस केस में बच्चे हमने, मैंने आपको बताया यूएनएससी बैठा था, तो उसमें यूके के साथ हमने वादा किया कि हम सारे टैरिफ हटा देंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दिया अब है। ठीक है। सो बच्चे इस केस में हमने कहा कि लेट्स इंटीग्रेट विद द इंडियन मार्केट विद द ग्लोबल मार्केट, कि हमारा मार्केट में हमारा प्रोडक्ट रुकेगा, हमारा प्रोडक्ट इंडिया में रुकेगा। ठीक है। एंड अचीव ग्रोथ थ्रू कॉम्पिटिशन मैनेजमेंट, हम क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ठीक है। कॉम्पिटिशन से, लेकिन बच बच के नहीं। ठीक है। खुलेआम जीतेंगे। ओके गाइस, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। बड़े डाउन से फेसेस लग रहे हैं, बड़े दिन बाद क्लास है इसलिए ऐसा हो रहा है। आपका तो चलो क्लास 30 से पहले इसलिए हो रहा है, आप सारे बच्चे भी फर्स्ट क्लास है। पीयूष फिर भी ओके लग रहा है मुझे। हमेशा सो रहा होता है, क्लास सो नहीं रहा बट डाउन ही है। आप दोनों को क्या हो गया आज, समझ आ रहा है पक्का। लिबरलाइजेशन श्योर अगर है तो मैं आगे बढ़ूंगी बच्चे, नहीं तो कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। लिबरलाइजेशन में यहां से शुरू है, चलो प्राइवेटाइजेशन पे। बच्चे प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम कह रहे हैं कि आओ बाहर के लोग यहाँ पे आके क्या करो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स करो। ठीक है, पैसे लगाओ, बिजनेस शुरू करो, ओनरशिप हम प्राइवेट लोगों के हाथ में दे रहे हैं। So, privatization is a process of involving the private sector in the ownership or operation of state-owned enterprises. जो पहले सेंटर में, सेंटर मतलब स्टेट के दो घेरो गवर्नमेंट, ठीक है, सेंटर कौन सी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट ही बोल देते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड में स्टेट के लिंक, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिंक, स्टेट लिखो और यहाँ सेंट्रल लिखो, दैट मींस स्टेट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो कह रहे जो गवर्नमेंट ने पहले जहां जहां पे इन्वेस्टमेंट की हुई, गवर्नमेंट ने जहां पे पहले इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो इन्वेस्टमेंट को हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया, किसको, प्राइवेट लोगों को। गवर्नमेंट ने कहा देखो जी मैं अपने शेयर्स में इतने में सेल करो, तो हमें पता है, हमने भी पढ़ा था कि गवर्नमेंट जो बहुत ज्यादा लॉसेस थी, इनएफिशिएंट थी, हेड डेबिट डेट बॉल वेट एंड लॉसेस उठाए जाते थे, तो उसके लिए आप पॉसिबल नहीं था कि वो और आगे चल सके। तो उसने कहा कि कौन से सेक्टर में प्राइवेट लोग आगे इन्वेस्ट हो सकते हैं, तो उनको बुलाओ। ठीक है, और वो कैसे बुलाए, देखो आप एकदम से तो प्राइवेट तो उसने कहा कि चलो हमारा कस्टमर आपको बिजनेस है, तुम इसको टेक ओवर करो। ठीक है, और इसको बेहतर, ठीक है, दैट इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन का मतलब है द गवर्नमेंट अपना शेयर प्राइवेट लोगों को बोल रही है कि खरीद। ओके बच्चे,
श्योर लिबरलाइजेशन है कि जो प्राइवेट लोग अपने आप से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो अलाउड है, ठीक है ना, दोनों में फर्क तो है। So privatization is a process involving the private sector in the ownership or operation of the state-owned enterprises. जो स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट की इंटरप्राइजेस थी, अब वो उसमें बोल दिया गया कि प्राइवेट लोगों या तो आप मेरे साथ ही इन्वेस्टमेंट कर दो 50%, 26 जितनी भी है इन्वेस्टमेंट में आपके साथ, आप हम दोनों इकट्ठे कर लेते हैं, या फिर बोल दिया कि आप ही मेरा 100% शेयर खरीद लो। ओके बच्चे, it implies gradual withdrawal of the government ownership team management from the public sector enterprises. क्या गवर्नमेंट ने एक ही दिन में सारा कुछ सेल कर दिया होगा कि धीरे धीरे ग्रेजुअली फेज्ड वे में किया होगा? फेज्ड वे में धीरे धीरे किया होगा, यस, ठीक है, तो ये धीरे धीरे ही किया जाता है। इट मे हैपन इन टू वेज, मैंने आपको बताया। पहला तरीका क्या है, गवर्नमेंट कह देती है ले यार मेरी 100% तू खरीद ले, ठीक है, सो दैट इज नंबर वन। कहा गया outright sale of government enterprises to private companies. डायरेक्टली गवर्नमेंट ने कहा ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी कंपनी है, तू खरीद लो, ठीक है, तो आउटराइट डायरेक्ट से। सेकंड वे इज कि गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट विड्रॉ कर लेती है कुछ एक्सटेंट पे और कहेगी कि चलो थोड़ा तुम कर लो, ठीक है, जैसे LIC में किया है अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली, ठीक है। सो विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द मिक्स्ड एंटरप्राइज, दैट इज एंटरप्राइज जॉइंटली ओन्ड एंड मैनेजमेंट द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट कंपनी, दोनों ही मिलके दो। जैसे मैंने आपको बताया पहले LIC वॉज कंप्लीटली गवर्नमेंट, ठीक है, एंड देन नाउ द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड सेलिंग इट्स शेयर टू द प्राइवेट पीपल, ठीक है। सो LIC के भी शेयर अब ट्रेड होते हैं मार्केट में, बिल्कुल होते हैं जी। तो हम जैसे लोग क्या खरीद सकते हैं? यस, तो इसको मिक्स कह सकते हैं, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कर रहे हैं, ठीक है। दो तरीके जिसके थ्रू प्राइवेटाइजेशन हो सकती है, फर्स्ट कि पूरा का पूरा 100% मैंने आपको दे दिया, या मैंने कहा आपको कि हम दोनों कुछ कुछ प्रोपोर्शन में सबीरा होल्ड कर लेते हैं, ठीक है बच्चे, थोड़ी देर और फिर मैं जल्दी, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड सिंस इट्स अ फर्स्ट क्लास टुडे, थोड़ा छोड़ दूंगी सेंसिबल टाइम पे, बट जितना पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। फिर डिसइन्वेस्टमेंट, बच्चे जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स मार्केट में बेचती है, अपना बिजनेस मार्केट में बेचती है, बेचेगी किसको? प्राइवेट लोगों को, है ना, यस और नो। सो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब गवर्नमेंट, हम में से कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी पैसा लगाता है बिजनेस में, दैट इज इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये जो टर्म है बच्चे, हम अपने लिए यूज नहीं कर सकते प्राइवेट लोग, ये सिर्फ गवर्नमेंट यूज करती है वर्ड डिसइन्वेस्टमेंट। ओके मेरे बच्चे, सो डिसइन्वेस्टमेंट इज अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट प्राइवेटाइजेशन। तो क्या प्राइवेटाइजेशन में यही कह सकती हूँ ना, देखो कि गवर्नमेंट अपनी शेयर सेल कर रही है, या तो 100% या कुछ, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, हाँ, ठीक है। It occurs when the government sells its shares of public sector undertakings to the private investors. तो अपने शेयर्स, अपनी कंपनी और अपने शेयर्स किसको बेच रही है? प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। The argument in favor of disinvestment is the same as in case of privatization. तो कह रहे कि ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? अगेन जब पब्लिक कंपनी मतलब पब्लिक PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मतलब एस फर्क होता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का मकसद क्या होता है? अर्न करना थोड़े बहुत प्रॉफिट या रेवेन्यू, एट द सेम टाइम आपको सबको सर्विसेज मिले, ये मकसद होता है। वेलफेयर में क्यों वो प्रॉफिट्स को PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अब मेरा चलता चलाता बिजनेस है, अब इस टाइम में लॉस हो गया, तो मैं क्या करूँ? आपको बेच दूँ, और क्योंकि मैं गवर्नमेंट तो आप खरीदने को तैयार हो, बहुत खुश हूँ, आप सारे मेरे शेयर्स खरीद रहे हो, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। वेरी, ठीक है, ये तो समझाया। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात क्या बोल रहे बच्चे, क्यों हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? जिसमें प्राइवेटाइजेशन करते हैं, एफिशिएंसी थ्रू हो और लॉसेस बढ़ जाए, हाँ नहीं, वेरी गुड। बच्चे इट इज टेकन एज ए रेमेडी, रेमेडियल मेजर, ये रेमेडी कह सकते हैं, remedial measure to improve production and managerial efficiency as well as facilitate modernization। कि आओ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, इसको इनोवेट करो, इसको बेटर बनाओ, मॉडर्नाइज करो, और क्या करो? प्रॉफिटेबल बनाओ, एफिशिएंसी इंप्रूव करो। यही तो कारण है जिससे प्राइवेटाइजेशन होती है।
Of course, disinvestment is also used as a means to manage fiscal deficit. तो जो हमने गवर्नमेंट बजट पढ़ा था, हमने कहा था कि जब अगर हमारा क्या है डेफिसिट है तो क्या कर सकते हैं, कैपिटल रिसीट्स कैन इवन बी डन बाय डिसइन्वेस्टमेंट, पढ़ा था ना, सेल ऑफ पीएसयूज। और क्या है प्राइवेटाइजेशन की, कह रहे मेनली रीजंस क्या है, क्योंकि पीएसयू बहुत गंदे तरीके से परफॉर्म कर रही थी, लॉस मेकिंग थी, है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अगर वही प्रॉफिटेबल होती तो फिर गवर्नमेंट को टेंशन ही क्या थी, पैसा आ रहा था, चला लेती पूरी स्टेट। बट पंगा क्या था, पैसे ही नहीं थे, लॉसेस थे, पुअर परफॉर्मेंसेस थी। सो इट इज बियॉन्ड डाउट दैट इट वाज though through the spread of PSUs that India could diversify its industrial base between period 1951-1991। सो कह रहे गवर्नमेंट हमारे इस पीरियड में जो आफ्टर इंडिपेंडेंस बिफोर एलपीजी, गवर्नमेंट ने मेनली फंक्शन कैसे करा है, थ्रू पीएसयूज, हाँ या नहीं। सो ये कह रहे इसमें डाउट की बात नहीं है कि पीएसयूज की वजह से ही हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज खड़ी हुई थी, क्योंकि प्राइवेट लोगों को तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट ही नहीं करने दे रही थी, हाँ या नहीं। एसएसआई इंडस्ट्रीज तो सेट कर नहीं सकती थी, वो तो स्मॉल काम कर पा रही थी, यस और नो। तो गवर्नमेंट ही थी जो इंडस्ट्रीज स्पेस सेटअप कर सकती थी, यस। तो पीएसयू उसके थ्रू ही इंडस्ट्रीज आई थी कंट्री में पहले। ये इट वाज ऑन अकाउंट ऑफ स्प्रेड ऑफ पीएसयूज द इंडियन इकोनॉमी अंडरवेंट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, हाँ या नहीं। इंडस्ट्री सेटअप हुई, न्यू जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुई, तो इस वजह से लोगों ने एग्रीकल्चर को छोड़ के इंडस्ट्रीज आने लगे, हाँ या नहीं। तो उसको स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं बच्चे, हाँ या नहीं। फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर जब आप शिफ्ट कर रहे हो। एंड देयर वाज ग्रेजुअल इंक्रीज इन परसेंटेज कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ये भी हमने पढ़ा था ना कि जीडीपी भी इंप्रूव हो गया था, याद करो। Gradually, most public sector enterprises turned into social debt weight or social liability, mounting to losses of PSU became unsustainable। तो कह रहे हैं क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का शुरू से मकसद ही क्या था, सबको सर्विसेज देना, बेनिफिट करना। लेकिन बच्चे उस चक्कर में गवर्नमेंट ने अपने ऊपर बहुत ज्यादा कर्जे ले लिए, बहुत ज्यादा नुकसान करने पड़ गए, जिसको हम क्या कहते हैं, डेड लॉस, है ना। तो वेट, डेड लॉस वेट जो अपने सिर पे लेके चलने लगी, तो इस वजह से अनसस्टेनेबल, अनसस्टेनेबल मीन्स इट कुड नॉट फर्दर वर्क, आगे काम करने लायक नहीं रही थी, ठीक है जी। लीकेज, pilferage, inefficiency and corruption had become so rampant in PSUs that their privatization was considered the only remedy। लीकेज क्या होता है, वेरी गुड, मनी सेंस में जब पैसा निकाल रहे हैं, या फिर सुनो गुड्स जो है खराब हो रहे हैं। पिल्फर भी वही हुआ कि गुड्स जो है पड़े पड़े एक्सपायर हो गए, फट गए, फूल गए, स्मेल आ गई, हाँ नहीं, पिल्फरेज। इनएफिशिएंसी, क्योंकि कोई सर्विसेज वगैरह तो दे नहीं रहे थे, कोई कंपटीशन था नहीं, तो वही बात है, आराम से काम कर रहे थे, कोई टेंशन नहीं थी उनको। एंड करप्शन, करप्शन क्यों, जो पैसा दे रहा था सिर्फ उसका काम हो रहा था, बाकी किसी का नहीं हो रहा था, इट वॉज वेरी स्लो। सो दैट्स रैम्पेंट, रैम्पेंट का मतलब क्या है, सो प्रोमिनेंट, ठीक है, इतना ज्यादा हो रहा था बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कि उसको कंट्रोल नहीं हो पा रहा था गवर्नमेंट से। सो द ओनली वे वाज टू प्राइवेटाइज, ठीक है। Accordingly, in 1991, the government decided to phase out public enterprises by selling its equity to private entrepreneurs। So 1991 में ये सोचा गया कि हम अपने जो शेयर्स है किसको बेच देंगे, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को। प्राइवेटाइजेशन वाज टू रिप्लेस पब्लिक ओनरशिप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, पब्लिक ओनरशिप किसी और को दे रहे, किसको, प्राइवेट लोगों को, ठीक है बच्चा। सो अगेन व्हाट वाज द नीड, नंबर वन, पीएसयूज जो है मेन तो इंडस्ट्रियल बेस उन्होंने सेट किया, फिर ये जो है पीएसयूज, इसकी वजह से स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आई और जीडीपी भी इंप्रूव हुआ था। बट इसका क्या पंगा हुआ कि इसमें बहुत ज्यादा लॉसेस होने लगे और वो अनसस्टेनेबल हो गए, तो इस वजह से द ओनली वे, और प्रॉब्लम्स भी क्रॉप अप हो रही थी, जैसे लीकेज, पिल्फरेज। बच्चे अभी भी पढ़ के हटे, देखते 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 बोल भी सकते हो, और बोलो, करप्शन, inefficiency started being so rampant, मतलब it was so persistently growing and it was so much visible, इतना ज्यादा दिख रहा था, prominent था कि it was left with no other choice than to privatize itself। So accordingly government ने क्या सोचा कि मैं अपनी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जो है बेच के क्या करूंगा, प्राइवेटाइज कर दूं। क्लियर है, ऑब्वियस गेन्स, तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे बताओ, कंपटीशन आया होगा, so उसमें से एफिशिएंसी आई होगी,
उसके बाद जो डेड लॉसेस है वो प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होने शुरू हो गई है, इनएफिशिएंसीज एफिशिएंसीज में आने लगी होगी, यस और नो? और क्या कंज्यूमर के पास अब ज्यादा चॉइसेस थी, फ्रीडम था ऑफ चॉइस, यस। क्योंकि जब गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही थी तो गवर्नमेंट सिर्फ रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर रही थी कि हाँ ये जरूरत है, दाल चावल रोटी सबको चाहिए, बस उतना ही प्रोड्यूस करो। लेकिन जब प्राइवेटाइज होने लगे तो उन्होंने कहा यार क्यों, चिप्स भी लाते हैं, चलो जी कोल्ड ड्रिंक भी लाते हैं, पिज्जा भी लाते हैं, बर्गर भी लाते हैं, न्यू डिशेस लेके आते हैं, यस। सो कंज्यूमर सोवरेनिटी मीन्स फ्रीडम भी यहाँ पे देखा गया, ठीक है, कंज्यूमर चॉइस पे। सो प्राइवेटाइजेशन एक्सेप्ट private enterprises to work in a competitive environment, both domestic as well as international. Hmm. Then competition induces upgradation and modernization. पहली बात तो कहा कि प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में अपने यहाँ तो हम ग्रोथ कर ही रहे थे, बाहर भी हम इन्वेस्टमेंट कर पा रहे थे, उसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन एंड ग्रोथ हुई, मतलब एफिशिएंसी इंप्रूव हुई होगी, यस। दीज वर एसेंशियल कंडीशंस। नंबर 2, प्राइवेटाइजेशन प्रमोट डाइवर्सिफिकेशन, नए नए प्रोडक्ट्स आप ला पा रहे थे। अनलाइक पीएसयूज क्या कर रहे थे, ना ही प्रॉफिट्स कमा पा रहे थे, हाँ या नहीं? सो ये जो हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉफिट्स भी कमा पा रही थी, न्यू प्रोडक्शंस भी लेके आ रही थी, न्यू प्रोडक्ट्स भी ला रही थी। प्राइवेटाइजेशन की वजह से कंज्यूमर सोवरेनिटी या फिर फ्रीडम भी आ गया था। द हाई डिग्री ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी इंप्लाइज वाइडर चॉइस एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाँ या नहीं? डिफरेंट प्रोडक्ट्स अगर होंगे और आपके चॉइस होगी, अपने पैसे के हिसाब से आप सामान खरीद सकते हो, तो आपके पास एक ड्राइव भी होगी टू अर्न, यस और नो? और जिसके पास होगा वो ज्यादा सामान भी खरीदेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होगा। इम्पेरेटिव लॉसेस मतलब कुछ गड़बड़े और रह रही थी फिर भी, देखो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स है, ये प्रोज है, कॉन्स के। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी is left to survive only as a theoretical possibility. Even socialist pattern of the society is left to survive only as a theoretical, हाँ। अब जो पहले हमारा मेन मकसद क्या था कि हम वी वर मोर ऑन द सोशलिस्ट पैटर्न, मतलब गवर्नमेंट वाज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, वी वर मोर ऑन द वेलफेयर ट्रैक, बट उसके बाद क्या वो सिर्फ एक किताबी बात रहेगी? बिल्कुल, जिसके पास पैसा था वही सामान खरीद पा रहा था, यस और नो? Number one. Number two, privatization encourages the free play of market forces, but in the process, goods are produced only for those who have the means to buy them. Again, वही बात है, जिसके पास पैसा था सिर्फ वही खरीद पा रहा था, क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई के ऊपर प्राइस डिटरमाइन होता है, सो जो ज्यादा प्राइस पे कर रहा था उसी को गुड्स मिल रहे थे। When prices rise, which is obvious tendency, अगर डिमांड कम है और ज्यादा है और सप्लाई कम है, हाँ या नहीं? सो उसकी वजह से क्या हो रहा था, जो वीकर सेक्शंस थे, मतलब जो गरीब थे, उनको सामान फिर नहीं मिल रहा था और पॉवर्टी जो है ज्यादा हो गई थी। ठीक है, दोबारा से देखो, इसके बाद दोबारा से गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके करेक्ट किए होंगे मार्केट फेलियर्स, यस और नो? नंबर वन यहाँ पे क्या हो रहा था, कह रहे कि जो सोशलिस्ट सोसाइटी है सिर्फ किताबों में रह गई। नंबर टू, हमारे पास क्या हो रहा था, सिर्फ जिनके पास पैसा था वही सामान खरीद पा रहे थे। और तीसरा, क्योंकि जो सामान खरीद पा रहे थे डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई को इतना कर नहीं रहा था, प्राइसेस बढ़ रहे थे, और सिर्फ जो अमीर थे वही सामान खरीद पा रहे थे और वीकर सेक्शंस को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, क्योंकि वेलफेयर थोड़ी ना था। ठीक है जी। अब ग्लोबलाइजेशन में जाने से पहले मैं आपको एक बारी नोट्स की शक्ल भी दिखा देती हूँ, तो ये ना लगे कि मैम ने कराया क्या और दिखाया क्या। बच्चे हमने पढ़े थे स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। स्टेबलाइजेशन वाज शॉर्ट टर्म, स्ट्रक्चरल वाज लॉन्ग टर्म। फिर उसके से एलपीजी आया, एल में हमने क्या चीज को रिमूव किया था बताओ? लाइसेंसिंग को, प्राइवेटाइजेशन में कोटास को, और ग्लोबलाइजेशन में सब्सिट्यूशन। हाँ हाँ, एक सेकेंड। एलपी क्यू था शायद, है ना? हाँ, पी था बीच में, यस। क्यू, क्यू फॉर कोटास था, रुको वेट, एलपी क्यू था, एल क्यू पी, यस, परमिट्स। परमिट्स अलाउ कर दिए थे, ठीक है ना, टू ग्लोबलाइज। नाउ लिबरलाइजेशन। बच्चे अब यहाँ पे हमारे पास पर्पस देख लिया था हमने, सेम है। फिर हमने तीन चार तरह के रिफॉर्म्स करे, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, टैक्स। हाँ जी, फॉरेन एक्सचेंज, ये दोनों इकट्ठे ही थे ना, फाइनेंशियल और टैक्स हमारी किताब में, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज एंड ट्रेड इकट्ठे ही थे, ये देख लेते हैं, आ जाओ।
इंडस्ट्रियल में रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इन पांचों पे ही सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर दिए थे। लेकिन दो, ये मैंने आपको बताया ही था कि नो न्यू लाइसेंस वाज रिक्वायर्ड टू सेट अप न्यू इंडस्ट्रीज और टू एक्सपैंड द एग्जिस्टिंग। ठीक है, डिक्रीज इन पब्लिक सेक्टर रोल, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। रुको, हमारे जो उसमें था सिर्फ ये बोल दिया गया था कि दो में 100% रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, मैंने आपको बताया ना। पहले 17 था जब शेड्यूल ए था, उससे हम 8 पे आए और 8 से हमने पढ़ा 2 पे है। 2 पे हमने कहा था कि सिर्फ कौन सी, एक तो एटॉमिक और दूसरा रेलवेज। रेलवेज लिखा है, हाँ रेलवे। उसके अलावा जो 6 हैं वो 6 कौन सी थी देखो। आर्म्स एंड एम्यूनिशन, लाइट सर्विसेज एंड डिफेंस, ठीक है, आर्म्स एम्यूनिशन डिफेंस कह लो। नंबर 2, एयरक्राफ्ट और वॉरशिप्स का डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, कोल इग्नाइट। अब ये एटॉमिक एनर्जी एक में ही है पूरा, ठीक है, पहले मिनरल्स की अलग थी। कोल एंड इग्नाइट, अब तो अलाउड है, प्राइवेट लोग खाने रख सकते हैं कोल्स की, यस। मिनरल ऑयल्स की भी, यस। माइनिंग ऑफ ओर्स, आयरन ओर निकालना, मैग्नीज और वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें किसके पास थी, सिर्फ गवर्नमेंट के पास थी। लेकिन अब किसके पास है, प्राइवेट लोगों के पास है। लेकिन सिर्फ दो सेक्टर्स, जो दो आपको लर्न करने हैं, कौन से इस टाइम पे सिर्फ दो हैं, देखो, एटॉमिक एंड रेल्स। लर्न सिर्फ एक दोनों चीजें करनी है जो अभी इस टाइम पे गवर्नमेंट के पास। डी रिजर्वेशन हमने पढ़ लिया था, यस और नो बच्चा। देन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में वही, इट बिकेम अ चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, यस। तो फिक्स करता था, उसके बाद फ्री मार्केट पे छोड़ दिया था। प्राइवेट बैंक साइड जैसे ये सारे, ठीक है। एंड देन एफ आई आई की बात करी हमने, ठीक है। सो लिमिट ऑफ एफ आई आई जो है बच्चे 51% जो है हमने कर दिए थे, ठीक है। देन इट इज इन एक्सपेंशन प्रोसेस, नाउ ये देखेंगे, एक्सपेंशन प्रोसेस वाज मेड इजियर, ठीक है। हमने कहा था कि दोज हु वांट टू एक्सपैंड कैन एक्सपेंड बाय इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ऐसा वर्ड पढ़ा था हमने। टैक्स रिफॉर्म्स, फिजिकल रिफॉर्म्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लिया। या तो टैक्स कम हो गए थे, इनडायरेक्ट टैक्स की भी बात करी हमने, सिंप्लीफाई भी कर दिया। टैक्स पेयर्स का हमने कहा था इवेशन कम हो गई थी, यस और नो। फिर जीएसटी एक्ट कब आया हमारा, 29 मार्च 2017 को, और ये इफेक्ट में कब आया, फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो लर्न कौन सी डेट करनी होती है, 1 जुलाई 2017, बिकॉज इस दिन से वो लॉ बना। पार्लियामेंट में जब मर्जी आया हो वो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक पार्लियामेंट में है, जब तक कि पार्लियामेंट में इट्स स्टिल अ बिल एंड नॉट एन एक्ट, ठीक है। पार्लियामेंट में जो कागज प्रस्तुत होता है उसको बिल कहते हैं, और वो जब बिल पास होता है दोनों हाउसेस से, और हमारे प्रेसिडेंट ओके करते हैं, अफर्म करते हैं, यस करते हैं, और वो ऑफिशियल गैजेट में जब लिखा जाता है तब वो लॉ बनता है, ठीक है, एक्ट बनती है। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में हमने करा कि डिवैल्यू हुई थी डोमेस्टिक करेंसी। मार्केट डिटर्मिनेशन, मतलब जो भी डिमांड एंड सप्लाई, जहां पे भी फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस सेट करती थी बच्चे, वही प्राइस रहता था। फिर हमने ये बात करी कि हमने अलाउ कर दिया कंपटीशन, बोला फिटेस्ट का, वो कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यस। इंपॉर्टेंट ट्रेड पॉलिसीज वाज रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, जितने हमने कहा कि हम रिस्ट्रिक्शंस जो है इंपोर्ट पे मना कर दिया। हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ 10 टन ही आप इंपोर्ट कर सकते हो, यू कैन इंपोर्ट एज मेनी एंड एज मच यू वांट। रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज 100% रिमूव कर दी। रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटी अभी भी है बट इट इज स्टिल वेरी लेस और इट्स रिड्यूस्ड। फिर उसके बाद अगर आपको इंपोर्ट्स करने के लिए लाइसेंस चाहिए था तो वो भी इजीली अवेलेबल था, अभी हमने डिस्कस किया। देन प्राइवेटाइजेशन बच्चे हमने देखी, हमने कहा कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट जो है अपनी ओनरशिप जब प्राइवेट लोगों को दे रही है, तो ये दो तरीके से हो सकता है, तो 100% दे दो या फिर पार्टनरशिप में करो, यस, शेयर कर दो, यस। तो एग्जाम्पल बताए हुए इन्होंने, कह रहे ओवर इयर्स इंडियन गवर्नमेंट हैज डाइल्यूटेड इट्स शेयर, मतलब अपना जो शेयर है इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे कम करके प्राइवेटाइज कर दी है, जैसे कि आईपीसीएल, आईबीपी, मारुति उद्योग वगैरह में, ठीक है। सो प्राइवेटाइजेशन वही बात है, या तो खुद पूरा का पूरा दे दे या फिर पीएसयूज के कुछ शेयर्स अपने प्राइवेट लोगों के साथ बांट दे। किस लिए करे, ताकि मॉडर्नाइजेशन हो, ठीक है। ये अभी नवरत्ना के बारे में भी पढ़ाते, 2 मिनट रुक जाओ, आ जाओ, यही पढ़ लेते ग्लोबलाइजेशन से पहले। ये आपको अभी मैंने नहीं पढ़ाया, नोट्स यही मिलेंगे आपको जो मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। दे कवर एवरीथिंग, सो डोंट हैव टू वरी। तो जो
किंग विक्रम आदित्य है, जिनकी कभी पता नहीं आप लोगों ने स्टोरी सुनी है कि नहीं, उनके पास 9 जेम्स थे। 9 डिफरेंट तरह के, वो कह लो स्टोन्स जेम्स होते हैं, ठीक है, वो थे, जिसका नाम क्या था, नवरत्ना। नो, नव मीन्स 9, रत्ना मीन्स जेम्स, ठीक है। सो यू मस्ट हैव heard in your childhood about the famous Navratnas or the 9 jewels in the imperial court of King Vikramaditya, who was an eminent person of excellence in field of art, literature and knowledge। तो ये जो किंग थे, इनको बहुत शौक था किसका, आर्ट, लिटरेचर और नॉलेज का, राइट। So in order to improve efficiency, infuse professionalism and to enable them to compete more efficiently in the liberalized global environment, the government identifies PSEs and declare them as Maharatnas, Navratnas and Mini Ratnas। देखो, तो इसकी वजह से बच्चे अब कह रहे एफिशिएंसी और प्रोफेशनलिज्म को ध्यान रखते हुए, ठीक है, गवर्नमेंट ने अपनी फंक्शनिंग के हिसाब से 3 रत्नों में, 3 हिस्सों में, या कह लो 3 कैटेगरीज में फर्म्स को बांट दिया, कंपनी मतलब वर्किंग को बांट दिया। उसने कहा जो सबसे बढ़िया है उसको महारत्ना कहेंगे, ठीक है। महारत्ना मीन्स जो महान है, सबसे अच्छा है, बेस्ट। नवरत्ना मतलब मीडियम, उससे अच्छा। और मिनी रत्ना जो सबसे कम होगा, ठीक है, समझ आ गई। So they were given greater managerial and operational autonomy in taking various decisions to run the company efficiently and thus increase their profits। तो इन लोगों मतलब इसको, ये जो हमारी टीम थी, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्नस, इनको ये बोल दिया गया था कि आपके पास अपनी पावर है और कैसे भी करके प्रॉफिटेबल करो बिजनेस को, ओके। सो आगे, ग्रेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी हैज बीन ग्रांटेड टू प्रॉफिट मेकिंग इंटरप्राइजेस रेफर टू एज मिनी रत्नास। तो जो मिनी रत्नास थी वो मोस्ट प्रॉफिटेबल इंटरप्राइजेस होती थी, ठीक है। मिनी रत्नास कौन सी होती थी, मोस्ट प्रॉफिटेबल। अभी तक के लिए ये जो अभी हमने पढ़ा, मैं इसमें बताती हूँ। नवरत्ना, ये जो वर्ड है ये कहां से निकाला गया, किंग विक्रमादित्य की कहानियों से, ठीक है। अब वहां पे जो गवर्नमेंट है उसने 3 भागों में, 3 कैटेगरीज में हमारे इंडस्ट्रियल बेस को डिवाइड कर दिया, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्नास। मिनी रत्नास उसमें से प्रॉफिट, मोस्ट प्रॉफिट सीकिंग जो इंटरप्राइजेस है उसका नाम क्या था, मिनी रत्ना, ठीक है। अभी तक के लिए इतना समझ आया। देन central public sector enterprises were designated with different status। A few examples of PSEs are Maharatnas। तो महारत्ना में कौन कौन से उसने रखी थी कैटेगरीज, मैंने आपको कहा ना मेजर जो सबसे बड़ी है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हाँ या नहीं, इंडियन ऑयल, ठीक है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसमें थी। स्टील अथॉरिटी, सेल, ठीक है ना, सेल जो है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, सुना है सेल, हाँ यार, SAIL। अब सुन लो, स्टील जो सबसे बड़ी स्टील की कंपनी है इंडिया की, वो सेल है, ठीक है जी, गवर्नमेंट का ही पार्ट था, तो इसको महारत्ना में लिखते थे, ओके। देन नवरत्ना में कौन कौन था, हिंदुस्तान और एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ठीक है, ये दोनों थे। कौन से बच्चे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड महारत्ना टेलीफोन, ओके। देन मिनी आएगा नहीं, क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ रीड कर, ओके। मिनी रत्नास क्योंकि जो सबसे ज्यादा क्या था, प्रॉफिटेबल, उसमें कहा था BSNL, ठीक है, अभी भी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन रेलवेज, ओके मेरे बच्चों। तो 3 जो थे, सबसे पहले वाला हमारे पास कौन सा था, महारत्ना। महारत्ना में 2 इजी इजी कौन सा था, इंडियन ऑयल नहीं था, सेल था, और हाँ सॉरी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड सेल, यस। और चलो नवरत्ना में 2, ये एक तो एरोनॉटिक्स और उसके बाद MTNL, ओके, सिंपल में लर्न कर लेते हैं। और मिनी रत्नास में BSNL और साथ में रेलवेज है हमारी, और एक और है क्या है, इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है जी। Many of these profitable PSEs were originally formed in this when self-reliance was important। तो कह रही है PSE सबसे पहले कब आई थी, जब 1950 से 1990 में, जब हमने बात किस चीज की थी, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ, वो जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, ठीक है ना, कि अपने अंदर ही सामान बनाओ और चीजें करो। They were set up with an intention of providing infrastructure and direct employment, ठीक है, to the public। क्यों था कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और हम बाहर की कंट्रीज पे डिपेंड ना करें, ठीक है। फिर ये अपनी कंपनी स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं,
their shareholders. ऑल अदर इंटरेस्टेड पार्टीज ऑफ द कंपनी आर स्टेक होल्डर्स। देखो शेयर होल्डर वो होते हैं जिन्होंने पैसा कंपनी में खुद इन्वेस्ट किया होता है। तो स्टेक होल्डर्स में शेयर होल्डर तो आते आते हैं, गवर्नमेंट आती है क्योंकि गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स लेना है। क्रेडिटर्स आते हैं क्योंकि उन्होंने हमें पैसा दिया हुआ है, हाँ या नहीं, उधार पे गुड्स। डेटर्स आते हैं जिन्होंने हमसे पैसा, जिनसे हमने पैसा लेना है। कस्टमर्स आते हैं जिन्होंने हमसे गुड्स खरीदने। इन्वायरमेंट आती है क्योंकि इन्वायरमेंट को हम पोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है जी, और उनका बेनिफिट भी लेते हैं। सो ये सारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं। ओके बच्चा। सो कह रहे हैं इनको खुद ही अकाउंटेबल कर दिया, इन्होंने कहा कि तुम जाओ और खुद ही इनको जवाबदेही तुम ही हो, हम अलग से, गवर्नमेंट कह रही मैं नहीं हूँ, ठीक है। सो ग्रांटिंग द स्टेटस रिजल्टेड इन बेटर परफॉर्मेंस, एंड इसकी वजह से इन्होंने सोचा कि लेट्स इनेबल देम टू बिकम अ ग्लोबल प्लेयर। गवर्नमेंट ने कहा कि चलो इनको हम क्या बना देते हैं, एमएनसीज बना देते हैं। गवर्नमेंट पार्टली प्राइवेटाइज देम थ्रू दिस इन्वेस्टमेंट। तो अकेले तो गवर्नमेंट इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बाहर कर नहीं सकती थी, उसने क्या करा, उसने कहा कि मैं अपने शेयर्स बेच रही हूँ और तुमसे पैसे ले रही हूँ, हाँ या नहीं, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट होगी ना, बाहर लगा दिए फिर पैसे, पार्टली कर, सारा शेयर नहीं बेचा, कुछ बेचा है, ठीक है जी। Of late, government has decided to retain public sector and अपने आप को एक्सपैंड करने का सोच रही है, ठीक है। सो ग्लोबलाइजेशन करा दूं, आ रहा है समझ? नहीं, कुछ नहीं समझ आ रहा, थक रहे हो बहुत ज्यादा। चलो फिर उसके लिए एक चीज प्रॉमिस करनी पड़ेगी कि चैप्टर 1 और 2 बहुत अच्छे से सारे टेस्ट देंगे, दे दोगे ना बच्चे? ठीक है, एंड फिर नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, चलो मंडे को तो टेस्ट है, आप वेंसडे से अच्छे से पूरा दिल लगा के आएंगे पढ़ने के लिए। ओके, थैंक यू। मैंने